रात का घना अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुका था। शाम ढलने के बाद भी गर्मी कम नहीं हुई थी और हवा भी बिल्कुल शांत थी। गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं, मानो लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए हों। गांव से थोड़ा बाहर खेतों के पास बनी एक फूस की मचान में बैठे थे माधव और काशी। उनके पास ही अनाज की बोरियों से लदी बैलगाड़ी खड़ी थी। एक पुरानी लालटेन की हल्की रोशनी में दोनों बड़े आराम से शतरंज खेल रहे थे। कभी माधव हंसते हुए चाल चलता तो कभी काशी मुस्कुराकर उसे रोकने की कोशिश करता। आसपास सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। दादा, इस बार तो मैंने मालिक को बढ़िया उलझा दिया। बेचारा अभी तक यही सोच रहा होगा कि माल सुबह तक पहुंचेगा। सही किया तुमने। इतने महीनों से हमारा पैसा दबा कर बैठा है, जैसे हम उसके नौकर नहीं गुलाम हो। और देख तो सही, पूरी बैलगाड़ी माल से भरी पड़ी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि हम सीधा अपने गांव निकल जाएंगे। बिल्कुल। अब उसके गोदाम पर वापस जाने का मेरा तो कोई इरादा नहीं है। मेहनत हम करें, रात रात भर जागें और पैसे मांगो तो बहाने शुरू। ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। काम निकलवाने तक मीठा बोलेंगे, फिर पहचानने से भी मुकर जाते हैं। इस बार ना उसे बड़ा झटका लगने वाला है। सुबह तक इंतजार करता रहेगा। रहने दे अब उसकी बातें। पहले ये बता, तेरी अगली चाल क्या है? कहीं फिर से हारने का बहाना तो नहीं सोच रहा? अरे हारेंगे हम, जरा ध्यान से देख। अब की बार तेरी बाजी खत्म। अच्छा, तो लगा चाल। देखते हैं आज किसकी किस्मत ज्यादा तेज चलती है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों फिर से शतरंज में खो गए। रात अब और गहरी हो चुकी थी। दूर कहीं खेतों के पार से सियारों के रोने की आवाज बीच बीच में सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद काशी ने थक कर गहरी सांस ली। तब माधव उठकर बैलगाड़ी के पास गया और कपड़े में बंधा घर से लाया हुआ खाना उठा लाया। दोनों मचान पर ही बैठ गए। जैसे ही डिब्बे खुले, गर्म रोटियों और मसालेदार सब्जी की खुशबू आसपास की हवा में फैल गई। काशी जल्दी जल्दी निवाला तोड़कर खाने लगा और माधव मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तभी अचानक माधव के पास रखा मोबाइल तेज आवाज में बज उठा। रात के सन्नाटे में फोन की आवाज इतनी अचानक गूंजी कि दोनों एक पल के लिए चुप हो गए और हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कौन फोन कर रहा है दादा? कहीं मालिक तो नहीं? हाँ, लगता तो उसी का है। देखना, कब से लगातार कॉल किए जा रहा है। रात के इस समय उसका फोन आना मतलब जरूर कोई नया हंगामा खड़ा होने वाला है। समझ नहीं आ रहा अब क्या बोलूं उसे। अगर सच बता दिया तो यही सिर पर चढ़ जाएगा। अरे उठाइए ना फोन, जरा स्पीकर पर डालिए, सुनते हैं आखिर बोल क्या रहा है। लेकिन ये मत बताइएगा कि हम अभी भी यहीं रुके हुए हैं। थोड़ा उसे भी परेशान होने दीजिए। हर बार हमें ही डराकर काम निकलवाता है। आखिरकार फोन उठाने का समय मिल ही गया तुम दोनों को। कब से कॉल कर रहा हूं मैं। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? मेरे साथ चालाकी करोगे? इतना बड़ा माल लेकर घूम रहे हो और फोन तक नहीं उठा रहे। माधव, बोलता क्यों नहीं? अभी सारी अकड़ निकल गई क्या? या फिर सोच रहे हो कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बस रास्ते में थोड़ा रुक गए थे। बैल भी थक गए थे, इसलिए कुछ देर आराम कर रहे थे। सुबह होने से पहले निकलने वाले ही थे। मुझे बहाने मत सुनाओ। तुम दोनों क्या कर रहे हो मुझे सब समझ में आ रहा है। अब कान खोलकर सुन लो। बैलगाड़ी में जितना भी माल भरा है वो कल सुबह होने से पहले देवगढ़ के गोदाम में पहुंचना चाहिए, किसी भी हालत में। अगर माल लेट हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। लेकिन मालिक, हम लोग अभी बहुत दूर हैं। इतनी रात में वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। रास्ता भी ठीक नहीं है। ऊपर से जंगल वाला रास्ता रात में बिल्कुल सुनसान रहता है। वो सब मैं नहीं जानता। चाहे पूरी रात जाग कर जाना पड़े, लेकिन सुबह तक माल गोदाम में होना चाहिए। मुझे सिर्फ अपना सामान चाहिए। बाकी किसी की परेशानी से मुझे कोई मतलब नहीं। रास्ते में क्या होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और अगर माल नहीं पहुंचा ना, तो याद रखना, तुम दोनों के बाकी पैसे भी भूल जाना। फोन कटते ही मचान पर कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अभी अभी जो बात उन्होंने सुनी थी उसे सोचकर माधव और काशी दोनों के चेहरे उतर गए। उनके सामने अचानक ऐसी परेशानी खड़ी हो गई थी जिसका फैसला तुरंत लेना जरूरी था। जिस गांव में उन्हें पहुंचना था उसका नाम था देवगढ़ और वह
वहां से काफी दूर पड़ता था। वहां जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता मुख्य सड़क से होकर जाता था, लेकिन रात में भी उस तरफ ट्रकों और बड़े वाहनों की आवाजाही लगी रहती थी। ऊपर से रास्ता लंबा था, इसीलिए वहां पहुंचने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते। अगर रास्ते में जाम मिल गया तो पूरी रात भी निकल सकती थी। दूसरा रास्ता दक्षिण तरफ के पुराने जंगल से होकर गुजरता था। वह रास्ता छोटा जरूर था, मगर बेहद खराब और सुनसान माना जाता था। टूटी सड़क, जगह जगह गहरे गड्ढे और दोनों तरफ फैला घना जंगल। रात में उस रास्ते पर जाने से गांव वाले भी बचते थे। बरसों से उस रास्ते के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थीं। कई बैलगाड़ियां वहां बीच रास्ते खराब मिली थीं, तो कुछ लोग डर के मारे आधी रात में ही वापस लौट आए थे। लोग तो यहां तक कहते थे कि अंधेरा होने के बाद जो उस जंगल वाले रास्ते में गया, वह जल्दी वापस दिखाई नहीं देता। काशी, एक बात पहले ही साफ सुन ले। अगर तू उस जंगल वाले रास्ते से जाने की सोच रहा है ना, तो मैं बैलगाड़ी लेकर नहीं निकलने वाला। रात में उस तरफ जाना ठीक नहीं लगता मुझे। अरे दादा, इतना डरने की क्या बात है? हम लोग कोई पहली बार रात में सफर कर रहे हैं क्या? पहले किसी तरह ये माल देवगढ़ पहुंचा देते हैं, उसके बाद आराम से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तू समझ क्यों नहीं रहा? उस रास्ते के बारे में कितनी बातें सुनी है लोगों से। कोई कहता है बैलगाड़ी खराब हो गई, कोई कहता है रात में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। मैं तो उस तरफ जाने के नाम से ही घबरा रहा हूं। तो फिर पुरानी बड़ी सड़क से जाना पड़ेगा, लेकिन वहां रात भर बड़े बड़े ट्रक और गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। ऊपर से रास्ता इतना लंबा है कि सुबह होने से पहले देवगढ़ पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। देर हो जाए तो हो जाए, लेकिन कम से कम जान तो सलामत रहेगी। उस जंगल वाले रास्ते पर जाने का मतलब मुसीबत को खुद बुलाना है। दादा, आप हर बात में डर क्यों देख रहे हो? गांव वो भी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। हो सकता है आधी बातें बस अफवाह हों। अफवाह ऐसे ही नहीं फैलती काशी। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा, तभी लोग रात में उस रास्ते का नाम लेने से भी डरते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं है। मालिक पहले से आग बबूला बैठा है। अगर सुबह तक माल नहीं पहुंचा तो वो सच में पैसे रोक देगा। पैसे बाद में भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं उस आदमी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। देखो दादा, अगर हिम्मत करके जंगल वाला रास्ता पकड़ लें तो शायद 2-3 घंटे में आधा सफर निकल जाएगा, वरना पूरी रात सड़क पर ही कट जाएगी। मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। माधव और काशी उस समय बस जल्दी से जल्दी देवगढ़ पहुंचने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें यही लग रहा था कि जंगल वाला रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन उससे उनका काफी समय बच जाएगा। मगर उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ टूटी सड़क और घना जंगल ही उनका इंतजार नहीं कर रहा था। उस अंधेरी राह में कुछ ऐसा भी छिपा था जिसके बारे में गांव के लोग खुलकर बात करने से भी कतराते थे। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, वैसे वैसे उनकी मुसीबत भी चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रही थी। अरे दादा, आप भी ना हर बात को दिल पर ले लेते हो। गांव वालों की बातें सुन सुनकर खुद ही डर रहे हो। चलिए, अब ये सब छोड़िए और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। खाना बाद में आराम से खाते रहेंगे। पहले इसे बांधकर बैलगाड़ी में रख देते हैं। रास्ते में जब मौका मिलेगा तब आराम से बैठकर खा लेंगे। वैसे भी अगर मालिक को पता चल गया ना कि हम अभी तक मचान पर बैठे रोटियां तोड़ रहे थे, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। और दादा, इतना मत सोचिए, डरने से रास्ता छोटा नहीं हो जाएगा। जितनी जल्दी निकलेंगे उतनी जल्दी देवगढ़ पहुंच जाएंगे। फिर सुबह होते ही आराम से सोएंगे भी। अब चलिए भी, नहीं तो ऐसा होगा कि रात भर यहीं बैठे बैठे बातें करते रह जाएंगे और बैल भी सोचेंगे कि आखिर सफर शुरू कब होगा। काशी चुपचाप उठकर बैलगाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे की गंभीरता देखकर माधव भी कुछ पल तक वहीं खड़ा सोचता रहा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन आखिरकार उसने जल्दी जल्दी बचा हुआ खाना समेटा, कपड़े की पोटली बांधी और बैलगाड़ी में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बैलों के गले में बंधी घंटियों की हल्की आवाज उस सुनसान रास्ते में साफ सुनाई दे रही थी। अभी थोड़ी देर पहले तक आसपास कहीं न कहीं जानवरों और झींगुरों की आवाजें आ रही थीं।